अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है? मौसम एंजॉय कर रहे हैं? मिला जुला मौसम, गर्मी है, गर्मी बढ़ गई है और भाई कभी हो जाती है ठंड और नमी का एहसास होने लगता है। लेकिन अब कराची का मौसम स्टैटिक होने जा रहा है और ये जो स्टैटिक मौसम है ना, इसकी ख़ास बात यह है कि अब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अपने जहन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं जी ठीक है, अब गर्मी आ गई है और गर्मी ने जाना नहीं है और गर्मी ने अपने रंग ढंग दिखाने, लेकिन आपने करनी है एहतियात। अगर आप जाते हैं निकलते घर से तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है, इसके अलावा आपने बहुत सारा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा अब बात करते हैं हम कि जी क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं। ये कुछ हो रहा है कि कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो रात गए बिजली से महरूम रहे, शहरी परेशान रहे और अब जो बिजली की आनियाँ जानियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अच्छा जी, बल्दिया टाउन, मलीर, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, जमान टाउन, बलोच कॉलोनी, औरंगी टाउन, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद और फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बिजली की फरहमी जो है वो बंद रही। अच्छा, बिजली की लोड शेडिंग के बायस इलाका मकीन परेशानी का शिकार रहे और बहुत दफ़ा ऐसा भी हो रहा है कि अब लोग यही सोच रहे हैं कि जो लोड शेडिंग है, अब जाहिर सी बात है ये इंक्रीज़ हो जाएगी, गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में हम बहुत दफ़ा ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि अब अगेन ऐसा ना हो और कराची में जो है लोड शेडिंग का ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक है उसकी जानिब से कहा जाता है कि जी जो लाइन लॉसेस हैं वो पूरे नहीं होते हैं और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुंडा माफिया एंड ऑल दैट। बट बात वही है कि जहाँ जहाँ पर ये बिजली चोरी की जाती है वहाँ पर आप पकड़ धकड़ करें, लेकिन जो लोग वक्त पर बिल भरते हैं वो कहाँ जाएं, वो क्या करें, ये समझ नहीं आता। अच्छा जी, अगली खबर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जो है वो मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात जद्दा के कस इस्लाम में हुई। मुलाकात में ईरान, अमरीका, मुज़ाकरात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद के दरमियान मुलाकात के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहुँचने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड और क्या हो रहा है सेहत के मामलात में। सेहत के मामलात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं इस मौसम में जब होती हैं गर्मियाँ, क्योंकि इसमें यूजुअली डायरिया और जो सुपरफिशियल आपको अमराज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी जो एक और इशू है वो है मंकी पॉक्स का इशू है। अब ये है कि महकमा सेहत सिंध के जो तर्जुमान हैं उनका कहना है कि सूबे भर में मजमूई मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें 122 मंकी पॉक्स से जो है वो रिपोर्ट हुए हैं और 25 केसेस की जो है वो लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी है। अच्छा जी, महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें एक कराची और एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखता है। और स्टैट्स के मुताबिक ज़्यादातर केसेस ज़िला खैरपुर से रिपोर्ट हुए हैं जहां 18 तस्दीक शुदा केसेस सामने आए हैं और इसके अलावा सक्खर से 3 और कराची से 4 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम की जो करंट अपडेट है वो ये है कि शहर कायद का जो मतला है वो साफ़ तेज़ धूप के साथ मौसम मरतूब और महसूस किया जा रहा है। अच्छा जी, अब ये है कुछ इस तरीके से कि दिन भर जो मौसम है वो निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। जैसा कि मैं इससे पहले बात करी थी कि अब ये मान लेना चाहिए कि मौसम गर्म रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि शहर का जो फ़िज़ाई मयार है वो तसल्ली बख्श जो है वो करार दिया गया है। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं हम कि अपनी मॉर्निंग को आपने बूस्टअप करना है तो उसके 3 बेस्ट तरीके हैं कि आप जब सुबह उठते हैं और अपनी मॉर्निंग को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 3 काम किया करें। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर ब्रीथ किया करें और जो सनशाइन है यानी कि धूप में ज़रूर जाया करें। और इसके अलावा जो चाय कॉफ़ी है आपकी वो उठने के 60 मिनट्स या 90 मिनट्स बाद जो है वो आप लिया करें। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं और वो ये है कि आपने शुगर वाला नाश्ता नहीं करना। आपने नाश्ते में अंडे खाने हैं, आपने ओट्स लेना है और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो कंटिन्यू करना है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो बात करते हैं योगा की और योगा हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्टफुल होता है इस बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन बार बार आपको योगा के हवाले से बताने का मकसद ये है कि आप अपडेटेड रहें और आपको ये पता हो कि लाइफ में इसकी कितनी अहमियत है। रोज़ाना सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपको कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती हैं जो कि आपको एनर्जेटिक रखें। तो उसमें एक योगा भी है कि अगर आप योगा करते हैं और योगा करके आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में अगर चेंज आता है तो ये बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि यूजुअली जो भी लोग योगा करते हैं या योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ये ज़रूर बताते हैं कि योगा आपकी पर्सनालिटी भी चेंज करता है, आपके अंदर पीस, कामनेस और ठहराव आता है। तो अब ये कैसे मुमकिन होता है और किस तरह से योगा जो है वो आपके स्ट्रेस को ख़त्म करता है, किस तरह से आपके डिप्रेशन को ख़त्म करता है, कैसे आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करता है, आपकी लाइफ में पीस कैसे आता है और उसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वेलनेस और एम्पावरमेंट कोच हिना सोहेल मौजूद है। उनको जो मैं वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताइए क्या। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हिना, ये बताइए कि योगा करने के कितने फ़ायदे हैं और योगा जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी में क्या चेंज लेके आता है? योगा करने के तो अनगिनत फायदे हैं। आपकी पर्सनालिटी 360 डिग्री 180 डिग्री तक चेंज हो सकती है योगा करने से। सबसे ज्यादा जो मेन फायदा है वो ये कि आप अपना स्ट्रेस बहुत आसानी के साथ रिलीज कर सकते हैं। आपको ये आइडिया हो जाता है, ये चीज आप सीख जाते हैं हाँ। कि आपकी जिंदगी में, क्योंकि स्ट्रेस तो आते रहते हैं, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं रोक सकते हाँ। स्ट्रेस के। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है और किस तरीके से गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रेस, तो वो टेक्निक्स जो है वो योगा से आप सीख सकते हैं। सही। अच्छा, टेक्निक्स क्या हैं और किस तरह से ख़वातीन इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं? क्या इसके लिए प्रॉपर तौर पर किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाके ही प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर घर में भी योगा के स्टेप्स कर सकते हैं, ये बताइए। तो योगा करने में स्ट्रेस रिलीज की तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। जो चीजें हम घर में कर सकते हैं हाँ। वो मैं आपको कुछ बता देती हूँ। श्योर। सो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं और कुछ सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मेडिटेशंस होती हैं जिनको आप अपने घर के अंदर बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के भी कर सकते हैं। ज्यादातर तो जो एक्सरसाइजेज हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि वो कुछ फिजिकल इम्पैक्ट होते हैं उसके, हाँ। इस वजह से वो जरूरी होता है कि आप किसी इंस्ट्रक्टर के साथ करें। लेकिन ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस और मेडिटेशन वो तो हर कोई घर में कर सकते हैं। सिर्फ खवातीन, काम करने वाली खवातीन जो कि वर्किंग लेडीज हैं, जो घर में किचन वगैरह संभाल रही होती हैं, मदर्स, हजरात, हर कोई, योगा स्टूडेंट्स से लेके बुजुर्ग तक सब लोग कर सकते हैं। सही। योगा सब कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, स्टूडेंट्स की जो बात आपने की है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से योगा कर सकते हैं? उनके पास टाइम नहीं होता, स्किप करके, डेज स्किप करके योगा किया जा सकता है और क्या टेक्निक्स होती हैं, ये ज़रूर बताइए। फिर हम उन ख़वातीन के बारे में बात करेंगे जिनको कोई ना कोई इंजरी होती है और वो योगा स्टेप्स करना चाहती हैं, तो ईजी स्टेप्स क्या होंगे उनके लिए, ये बताएं। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होती है वो उनका स्ट्रेस होती है। ऑब्वियसली कभी एग्जाम्स होते हैं, कभी असाइनमेंट्स सबमिशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ। तो उन सब चीजों को से रिलीज करने के लिए आपको कभी 50 क्लासेस ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ टेक्निक सीख जाइए जो कि आप अपनी क्लासरूम के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं जो अपनी क्लासरूम के अंदर बैठ के कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको प्रेजेंटेशन देनी है और आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हैं या एंजाइटी फील हो रही है आपको, तो आप एक सिंपल सी ब्रीदिंग कर सकते हैं जिसके अंदर ट्वाइस यू इनहेल एंड यू गेट वन लॉन्ग एक्सहेल एंड रिलैक्स योर शोल्डर्स एंड योर इन द बैक ऑफ योर नेक। तो अगर आप कहें तो हम प्रैक्टिस करें। श्योर श्योर। So 2 inhales, inhale and inhale. हाँ। And hold there for 3, 2, 1. And as you exhale, you relax your shoulders and you relax the back of your neck. Right. And you can do that 3 to 5 times. One more time. Inhale, inhale. Right. 3, 1. Long exhale. Okay. And last, inhale, inhale. हाँ। Exhale. और आप इमीडिएट चेंज अपने अंदर महसूस करें। सही। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है वो बताई है प्रैक्टिस, या इसको हम टिप कह सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है? स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए बेस्ट है। सबके लिए बेस्ट है। और सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि आप ये कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी स्टूडियो के अंदर ही जाना पड़े। आप अपने क्लासरूम में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, किचन में खड़े होकर कर सकते हैं। सही। ये आप कहीं भी किसी भी जगह पर ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, योगा किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए? इनिशियली क्या स्टेप्स होते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसको किस तरह से लेके चलें? अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो क्या वो हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, ये तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन
या 15 दिन में, या स्किप डेज, मतलब डेज स्किप करके कर सकते हैं? तो योगा किस तरह से आप कर सकते हैं, ये बताइए, या इसको कंटिन्यूटी में करना ज़रूरी है? हाँ, देखिए योगा एक लाइफस्टाइल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक्सरसाइज है या कोई दवाई है जो आप जब से बीमार हो जब में। तो योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको जिस तरीके से जिंदगी में खाना पीना, सांस लेना, चलना फिरना, इसी तरीके से योगा भी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। तो जब प्रैक्टिस स्टार्ट करनी हो तो बिल्कुल किसी इंस्ट्रक्टर से हेल्प लीजिए। हाँ। अपनी इंजरीज बताइए इंस्ट्रक्टर को, अगर आपकी कोई इंजरीज है, कोई पहले कोई बीमारियां रही हो या आपको भी करंटली कोई तकलीफ हो किसी भी तरह, तो वो आपके इंस्ट्रक्टर को मालूम होना चाहिए और उसके हिसाब से आपके इंस्ट्रक्टर आपको वर्कआउट प्लान करके देंगे। कुछ अरसे के लिए सीखिए, फिर अपनी एक्सरसाइजेज जो आपको फायदा दे रही हैं उन्हें इम्प्लाई कर लीजिए अपनी जिंदगी में। फिर अगर आप इंस्ट्रक्टर के साथ नहीं भी करना चाहते तो 10 मिनट 20 मिनट अपनी जिंदगी में से 20 मिनट निकालना कोई भी मुश्किल नहीं है किसी के लिए भी। तो 20 मिनट निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर रोजाना हम थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो महीने में एक दफा की प्रैक्टिस से लाख दर्जे बेहतर है। लाख दर्जे बेहतर ये है कि आप मंथ में एक दिन प्रैक्टिस करें योगा की, रोज़ाना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, योगा जो है वो पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती है, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, क्या चेंजेस आते हैं पर्सनालिटी में? क्योंकि आप जब योगा की प्रैक्टिस अपनी जिंदगी के अंदर शामिल कर लेते हैं तो और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जैसे अभी अभी आपने नोटिस किया कि आपके अंदर फौरन एक चेंज आया, इमीडिएटली आपने स्ट्रेस रिलीज किया। एक छोटी सी एग्जांपल है जो हमने ली थी। तो जैसे आप अपनी जिंदगी से डेली स्ट्रेस को रिलीज करते रहते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है। सो इट्स अ कंप्लीट चेंज। जो आप जिंदगी के किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, इंक्लूडिंग इफ यू आर न्यू मदर, सबसे ज्यादा एक स्ट्रेस जो है वो नई मदर्स को होता है जिनके साथ छोटे छोटे से बेबीज होते हैं। तो उनसे लेके और जो बुजुर्ग होते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं और जो वर्किंग पर्सनैलिटीज हैं, वो सब लोग अपनी जिंदगी से जब थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके स्ट्रेस रिलीज करते रहते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, ज्यादा अच्छे तरीके से वो जिंदगी को हैंडल कर सकते हैं। सो इट्स अ बिग चेंज। आप कामली जब अपनी जिंदगी के तमाम मामलात को हैंडल कर रहे होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। सही, फिर आपकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आ जाते हैं ना कि आप मतलब स्टेबल हो जाते हैं कि आप कुछ सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, पीसफुल आपकी पर्सनालिटी जो है वो हो जाती है। अच्छा है ना, ये बताइएगा कि योगा करना लोगों को इतना मुश्किल क्यों लगता है? अगर किसी खातून को इंजरी है तो वो क्या स्टेप्स घर में कर सकती हैं बैठ के, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, माइंडफुलनेस के लिए, टू फोकस ऑन समथिंग लाइक दैट? जी। तो अगर तो आपने योगा के फिजिकल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिस करना है तो यू मस्ट हैव एन इंस्ट्रक्टर। चाहे आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के साथ प्रैक्टिस करें या फिर आप वैसे ही किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाकर प्रैक्टिस। सो यू मस्ट हैव एन इंस्ट्रक्टर शुरू में। ठीक है। फिर इंस्ट्रक्टर आपको यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपकी इंजरी अगर आपके अंदर मौजूद है या कोई बीमारी मौजूद है तो वो आपको मॉडिफाइड वर्जन्स उन स्टेप्स के या उन पोजेस के बता देते हैं ताकि आप आसानी के साथ उनको कर सकें। ठीक है। अच्छा, और जो लोग अगर तो कोई लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी मसरूफियत की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उनका एक्सेस नहीं है किसी इंस्ट्रक्टर तक या वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, तो उनको माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो माइंडफुलनेस बेसिकली सिर्फ आपने थोड़ी देर के लिए अपने ब्रेन को एक्सटर्नल चीजों से हटाकर इंटरनल लेकर आना होता है। हाँ जी, बहुत आसान प्रैक्टिस है। कुछ अर्से प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से हर कोई उसको अचीव कर सकता है। सही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जी है ना, बोलिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई उसके लिए कोई साधु बनना पड़ जाएगा या कहीं जंगलों में जाके बैठना पड़ जाएगा। आप किसी भी शो उसका परसेप्शन ऐसा बना हुआ है ना, तो वो लोग उस तरह से उसको देख रहे होते हैं। अच्छा है ना, ये बताइए कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ना कि ज़ाहिर है योगा करना एक बड़ी और टेक्निक के साथ करना बड़ा ठीक रहता है, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इसको तरीके से करना पड़ता है, वरना लोग शायद इसके अंदर बहुत गलतियाँ करते हैं और फिर वो कहते नहीं हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इसमें कॉमन मिस्टेक्स, ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है योगा की, इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं लोग?
कॉमन, देखिए सांस तो बिल्कुल नेचुरली हर कोई ले हाँ, सकता है, इसके हाँ, कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आप हाँ, ब्रीदिंग में कोई मिस्टेक हाँ, करें, सांस हाँ, लेना तो नेचुरल है। हुँ, हम कॉमनली ब्रीदिंग कर रहे होते हैं अपने दिन भर में, इसमें हम डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे होते, हम अपने अच्छा, लंग्स को फिल नहीं करते, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पूरी तरह यस, इनहेल नहीं, हुँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप कुछ भी नहीं करें, सिर्फ कुछ मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग भी कर लें, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉजिटिव चेंज इन यू। आप नोटिस करेंगे कि बहुत बेहतरीन पॉजिटिव चेंज आया, आपका दिन भर का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। और दिन में 3 दफा इसको कर लीजिए, नमाज के बाद 5 मिनट हुँ, बैठ जाइए, 5 मिनट ब्रीदिंग कर लीजिए हर नमाज के बाद, बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। सिर्फ हमारी एक गलती सांस लेने में होती है कि हम कंप्लीट सांस को इनहेल और एक्सहेल नहीं करते, हुँ, अपने बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं करते और ना ही पूरी तरह ऑक्सीजन लेते हैं। सिर्फ ये गलती होती है, सांस लेना तो नेचुरल है, इसमें और कोई गलती नहीं होती है। सही। अच्छा ये बताइए कि अब जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं और वो स्विच करना चाहते हैं योगा पे, तो वो ठीक है मतलब ईज़िली हो सकता है? हाँ जी, योगा हर उम्र के, हर तरह के अफ़राद आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। हुँ, शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस आपको ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर के साथ करने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, मेरी रिकमेंडेशंस ये होती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की मज़ीद एक्सरसाइज़ेज़ के साथ में योगा को शामिल करें, और बिल्कुल स्विच कभी भी कोई भी ऐसा नहीं होता। आप शामिल करते हैं ज़िंदगी में चीज़ों को, हुँ, स्विच नहीं करते, ठीक है? सही। सो अगर आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन कर सकते हैं। योगा सही, शुड बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके। एक्सरसाइजेज़ जो होती हैं, जो आप जिम में जाके कर रहे होते हैं, ये हुँ, वो आप ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ करते हैं। हुँ, योगा एक तो आसान टेक्निक्स है, आप घर में वंस आपने अगर सीख लिया किसी इंस्ट्रक्टर के साथ और आप अपनी बॉडी से अवेयर हैं, आपको अपनी बॉडी अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी है, तो फिर हुँ, आपको ये मुश्किल नहीं रहती कि आपको हर दफ़ा किसी इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत रहती है। सो वंस यू हैव लर्न्ड हाउ टू डील विद योर ओन बॉडी, तो फिर हुँ, आप किसी भी जगह मैट पर खड़े होकर अपने घर के अंदर 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाएगा। योगा ज़िंदगी किसी का और एक्सरसाइज पार्ट की बन तरह जाए। नहीं है कि आपको कहीं जाके करना पड़े या ऐसा नहीं। योगा आप हुँ। कहीं पे भी बैठ के कभी भी कर सकते सही। अच्छा ये जो योगा है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग भी योगा करते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है, माइंडफुलनेस आ जाती है, फोकस हो जाता है। इसके अलावा जो ओवरऑल हेल्थ है, वो किस तरीके से बेहतर होती है योगा करने से, ये बताइए? हैं। तो योगा जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट ऑफ लाइफ है, तो हुँ, जब आप इसको इम्प्लाई करना शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता-आहिस्ता, तो योगा इस तरह से वर्क नहीं करता कि फौरन ही विजिबल रिजल्ट्स दे दे। ठीक योगा है। आहिस्ता-आहिस्ता से वर्क करता है, योगा इंटरनली वर्क करता है, आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन भी होती है योगा कर से, ब्रीदिंग करके, प्रैक्टिसेस के ज़रिए। हाँ, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो रही होती है, मसल्स मजबूत होने लग जाते हैं, आपकी एंड्योरेंस हो रही होती है, आप मजबूत होने लग जाते हैं, आप ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देयर इज़ मतलब काउंटलेस बेनिफिट्स हैं, मैं तो बहुत थोड़े से बेनिफिट्स बता रही हूँ। हाँ, तो अच्छा जो जब इसमें कहते हैं कि जो लोग लेज़ी होते हैं, उनके लिए भी बड़े बेनिफिट्स हैं इसमें, वो भी बड़ा एक्टिव हो जाते हैं, उनकी भी मस्कुलर एक्टिविटी या उनकी भी जो ब्रेन की कंसिस्टेंसी होती है, वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, ऐसे ही है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ब्रेन बहुत अच्छा, योगा वर्क्स एज़ अ न्यूरोप्लास्टिक यस, प्लास्टिसिटी। हाँ। सो आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना, वो योगा से चेंज हो जाती है। सही, वो बहुत बेहतर हो जाती है क्योंकि आप फिर कॉन्संट्रेट करते हैं ना, मतलब हमने बहुत सारे लोगों को है ना ये कहते हुए सुना है ना कि भाई योगा करें, इट्स नॉट जस्ट फॉर योर हेल्थ, इट्स आल्सो गुड फॉर योर ब्रेन, योर राइट, लाइफस्टाइल, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, योगा करने से आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं, योगा करने से आप ओवर थिंकिंग से दूर हो जाते हैं, योगा करने से आपको जो है हेल्थ के बड़े सारे बेनिफिट्स होते हैं और उसमें जो आपका मूड है ना, जो आपके मूड स्विंग्स हैं, वो भी थोड़े से जो है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अभी आपका मूड जो है वो डाउन हो रहा है या आप सैड मूड में आ रहे हैं या फिर आप एंग्री मूड में आ रहे हैं, तो आपका ये के मूड स्विंग्स भी कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि योगा इज़ ऑल अबाउट कूल कामनेस। ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चीज़ें ऐड ऑन करता है। बहुत शुक्रिया है ना आपके कीमती वक्त के लिए। चले जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें और टॉपिक क्या है ये बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे, कुछ बोन्स फ्रैक्चर्स के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ये जो हड्डियों का मर्ज़ होता है, फ्रैक्चर है, इंजरी है, या कार्टिलेज वीक हो जाता है, या बोन डेंसिटी का इशू है, विटामिन डी की कमी है, या फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार होते हैं। तो आज इस इशू पर बात करने के लिए कैसे ये जो बोन डिफॉर्मिटी है, कैसे ये जो हड्डियों की कमज़ोरी है, हड्डियों का फ्रैक्चर है, ज़ाहिर है जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सडन आपकी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऑर्थो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका शिकार होते हैं, और उसमें हम यही देखते हैं कि हड्डियों का वीक हो जाना, हड्डियों का टूट जाना, या फिर ऑस्टियो की शिकायत होना। तो ये इसके ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर आयशा सईद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सबा अगेन। नहीं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर आयशा, आज हम जो है वो बोन्स के हवाले से बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर्स के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में चाहूँगी कि हम करें कि जो हड्डियों की कमज़ोरी है, फिर उसके बाद हम एक्सीडेंटल और दीगर सर्जरी प्रोसेस पे आएंगे। तो ये जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, या ख़वातीन का ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाना, वो तो सारे मिड एज में होती हैं, और फिर ये बोन डिफॉर्मिटी, कार्टिलेज का वीक हो जाना, ये सब क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए ख़वातीन को या किसी को भी अगर ये बीमारी होती है तो क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर आयशा। So thank you for bringing this up again and again, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत निग्लेक्टेड टॉपिक है हमारे माशरे का। हाँ। क्योंकि एक साइलेंट डिजीज है। जैसे आप देखेंगे, अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो मतलब कि वफात होती है या जो डिफॉर्मिटी बनती है इंसानों के अंदर, वो एक तो हादसात से बनती है और हड्डियों के प्रॉब्लम्स की वजह से बनती है, और दूसरी बनती है हार्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से। ये दोनों साइलेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि दे स्टार्ट वेरी अर्ली, लाइक इवन इन योर यंग लाइफ, और वो फिर कंटिन्यू करते हैं अगर आप उसके ऊपर कैचअप नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज में पीछे रह गए हैं, अगर आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो उसके असरात पूरी जिंदगी पे जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो उसके असरात भी आपकी पूरी लाइफ में जाएंगे, स्पेशली जब मीनोपॉज हो जाता है खवातीन में। और तो उसके बाद जो ये सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे बोन में पेन होना, जैसे आप कार्टिलेज डीजनरेशन की बात कर रही हैं, और तीसरी जो बहुत ज्यादा चीज है कि ओल्ड लोग हमारे पास छोटी सी इंजरी से, जैसे बाथरूम में गिरने से, घर में हल्का सा गिरने से उनके हिप के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली उनका आउटकम इतना अच्छा नहीं होता। अमूमन तकरीबन जो डेटा है जो बाहर देखा गया है ममालिक में, कि जो ओल्ड लोग गिरते हैं और उनके फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें से 30% लोग वापस चल नहीं पाते, और बहुत सारे लोग अगले 2 साल में उनकी वफात हो जाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रैक्चर नहीं होता, एक विशियस साइकिल होता है। आपका फ्रैक्चर होता है, आप गिरते हैं, उसके बाद आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, जब मोबिलिटी नहीं होती तो जख्म बनना शुरू हो जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज पे अपनी यंग लाइफ से काम करना शुरू करें, जिसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे काम करें और अपनी ग़िज़ा का ख्याल करें, यानी कि कैल्शियम, विटामिन डी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स से ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम का जो अच्छा सोर्स होता है वो बाय फार ग़िज़ा में ही है, यानी कि दूध, अंडा और गुड प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन अगर देखा जाए तो फिश में अच्छा होता है, चिकन में सही होता है, लेकिन बीफ और मटन। लेकिन आई नो कि बहुत सारी चीजें जो है इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड है, इसलिए क्योंकि हमारा ओवरऑल हमारा जीडीपी लो है और लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो अब चीजें उनकी हेल्थ में भी ट्रांसलेट होती। सही। अच्छा, लेकिन जी नहीं, कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर। सो बेसिकली मैं यही कहना चाह रही थी कि फॉर वट एवर रीजन हमें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे मे बी हम अपने कपड़ों पे, अपने जूतों पे, आजकल अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअली अपना पीक बोन मास बनाने की जो एज होती है वो 30 तक होती है। उसके बाद एवरी ईयर हमारा 1% बोन मास कम होता जाता है। सो ये बहुत अच्छा अपने लिए रिमाइंडर है कि हमसे जो यंग लोग हैं, या अगर
आप खुद उस एज ग्रुप में हम अगर फॉल करते हैं तो हमें बहुत माइंडफुली इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि हम अपनी ग़िज़ा बेहतर करें, एक्सरसाइज करें और वेट्स उठाएं। और अगर जो ख़वातीन और आदमी 35 से अबव हैं और 45 या 55 की एज ग्रुप में है, तो उनके लिए तो ये चीज़ें करना और भी इम्पॉर्टेंट है। कम से कम वीक में 4 से 5 दफ़ा उनको वेट्स उठाने चाहिए और स्ट्रेनस एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्ट्रेनस मतलब कि जो आपकी बॉडी को थकाए। सो इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बोन बिल्ड होगी। हल्की फुल्की एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा फ़ायदा हासिल नहीं। सही। अच्छा, ये तो हम बोन्स के वाले से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो विटामिन है वो बड़ा की रोल अपना प्ले करता है, विटामिन डी। तो ये बताइए कि विटामिन डी जो है वो उसकी क्या जो इंटेक है वो किस तरह से होनी चाहिए, किन लोगों को खाना चाहिए? क्या घर में बैठी हुई आम खातून जो है वो भी विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए फिर उनको विटामिन डी इस्तेमाल करना चाहिए? विटामिन डी के क्या फ़ायदे हैं, ये बोन्स के लिए किस तरह से कारआमद है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेसिकली क्या है, सिर्फ बोन्स के लिए हैं या बाकी बॉडी के ऊपर भी इसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ताकि लोगों को पता चले। लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन सा विटामिन जो है वो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। जी डॉक्टर आयशा। जी विटामिन डी तो आई थिंक अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि मैं जब पेशेंट्स आते हैं तो दे ऑलरेडी नो, और ज़्यादातर तो खुद ही ले रहे होते हैं। सो अब विटामिन डी का टेस्ट क्योंकि काफ़ी महंगा होता है, सो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पहले विटामिन डी का टेस्ट कराएं और उसमें डेफिशिएंसी आए तो आप लें। बहुत सेफली जो एक्चुअली 400 इंटरनेशनल यूनिट्स की जो डेली की टैबलेट है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो आप मुसलसल 2 माह तक लें, और उसके बाद आप 3-4 महीने छोड़ दें और दोबारा 2 माह ले लें। कई लोग जो हैं वो इस तरह से पसंद करते हैं कि वो एक स्टैट कैप्सूल आता है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सो वो जो स्टैट कैप्सूल है जो वंस आप महीने में 1 दफ़ा ले सकते हैं। सो डिफरेंट तरीके हैं जिससे हम ये विटामिन डी जो है खुद से अपनी विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। प्लस ये कि बहुत ज़्यादा इंडोर रहने से, और बिकॉज हमारा कल्चर ऐसे है कि स्पेशली हम अपने आप को बहुत कवर करके रखती हैं, तो जब तक हमारी स्किन को अर्ली मॉर्निंग की जो लाइट है और जो सनसेट के टाइम की लाइट है, क्योंकि उसके दरमियान की धूप अगर आप लेंगे तो वो बहुत खतरनाक है और वो बहुत आपको उल्टा आपकी स्किन को एज करेगी और आपको नुकसान देगी। लेकिन अर्ली मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे, अब कराची में तो वो कल्चर ही नहीं है कि सुबह उठा जाए, लेकिन एक्चुअली वो जो सुबह की सनलाइट है अर्ली मॉर्निंग वॉक के साथ, वो परफेक्ट विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है आपकी बोन्स के लिए। सही। अच्छा, ये बताइए कि किस उम्र के लोग विटामिन डी खा सकते हैं, स्पेशली जो ग्रोइंग किड होते हैं और वो फिर सोचते हैं कि जी हम जिम जा रहे हैं, या फिर हम विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो लड़कियां हैं अर्ली एज में, टीन्स में, वो विटामिन डी की टैबलेट्स खा सकती हैं, ये विटामिन ले सकती हैं, ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। जी उनके लिए भी, लेकिन डेफिनेटली जब जो बच्चे होते हैं उनके लिए अमूमन ड्रॉप्स की शक्ल में या फिर इंजेक्शंस की शक्ल में विटामिन डी हम लोग अमूमन रेकमेंड करते हैं। और जो टीनेजर्स हैं वो अमूमन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन उस एज में डेफिनेटली बिकॉज आपके बाकी सिस्टम्स बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट के डाइट से इसको पूरा किया जाए। लेकिन यही बात है कि जो टीनेजर्स हैं उनका रुझान है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमारी बोन्स को बहुत नुकसान देती हैं, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कोलाज हैं, सो वो और प्लस बहुत ज्यादा फ्राइड फूड, सो ये सब चीजें, इसीलिए तो ये जो फ्राइज और बर्गर्स और इन सब चीजों का कल्चर है, ये बहुत नुकसान देता है ओवरऑल आपकी ये हेल्थ को, बिकॉज वो फैट कंटेंट बढ़ा देते हैं बॉडी में, और जिसकी वजह से फिर मजीद विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। अच्छा, अब बोन फ्रैक्चर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि जो फ्रैक्चर होते हैं ये जाहिर सी बात है अब किसी ना किसी एक्सीडेंट के नतीजे में या कहीं पर कोई इंसिडेंट हो गया उस नतीजे में जो है ये फ्रैक्चर सामने आते हैं। तो एक तो ये बताएं कि इसको फौरी तौर पर कैसे ट्रीट करना चाहिए, फिर जो बच्चे गिरते रहते हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या इधर उधर कहीं हैं, तो उनको कैसे जो है ना उनकी सेफ्टी कैसे मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि ये तो किसी ना किसी इंसिडेंट के नतीजे में होता है और डेफिनेटली फिर अगर ज़्यादा सिवियरिटी होती है तो फिर वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। सो ये बोन फ्रैक्चर्स के हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कशन करें और लोगों को बताएं कि व्हाट दे कैन डू अगर फ़ौरन से ऐसा किसी के साथ कोई इशू हो जाए तो वो क्या करें।
अच्छा जी, ये थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, यस। क्योंकि रोड सेफ्टी जो है ना वो हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। रोड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बिल्कुल एक तरह से नापैद है। हाँ। आप देखिए रोज न्यूज में आप सुनते हैं इतने लोग, इतने बच्चे डंपर के आगे आ गए, इतने लोग डंपर के आगे या मोटरसाइकिल के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया, हाँ। या अमूमन आपको पता चलेगा अगर कि जी डिफेंस में हाई स्पीडिंग व्हीकल ने एक्सीडेंट हुआ और ये 2 लोग मर गए। हाँ। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में रोड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट नहीं सही। है। जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, हम्म। रोड की कैपेसिटी बहुत कम है, उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर है। हम्म। तीसरी बात ये कि पुलिस इतनी इनफ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस, कि हम्म। वो इस सारे मेस को, जो ट्रैफिक के अंदर एक मेस है हमारे शहर के अंदर कराची में, उसको कंट्रोल इफेक्टिवली। सो ये सारी चीजों ने एक बहुत बड़ा कियोस कंट्री क्रिएट कर दिया है। सही। इसलिए एवरी ईयर जो पाकिस्तान में मैक्सिमम डेथ्स हैं और डिफॉर्मिटी पैदा हो रही है, हाँ। वो एक्चुअली रोड एक्सीडेंट से हो रही रोड है। एक्सीडेंट से हो रही है, सही। जी, और प्लस हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ज्यादातर लोग मोटर बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल और मोटर बिल्कुल। बाइक में आप बहुत ज्यादा और वनरेबल इससे हैं। इससे ये जो आपने रोड सेफ्टी की बात की है ना डॉक्टर आयशा, इससे मुझे ये भी ये आज ही की न्यूज़ है कि जी कराची में जो हादसात हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, ट्रैफिक हादसात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, वहाँ बहुत परेशानी। चले रोड सेफ्टी और इसके पड़ने वाले इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, बोन फ्रैक्चर, बोन डिफॉर्मिटी पर बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर रहे हैं रोड एक्सीडेंट पे, बोन सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, रोड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा, इनिशियली अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए तो फ़ौरन से क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे पहले कहाँ लेके जाना चाहिए, किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए? जी जी, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि रोड सेफ्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है कि जैसे अगर कोई पेशेंट है, और डिपेंड करता है कि अगर आपको लगा है कि एक मोटरसाइकिल का सवार था और वो बहुत दूर गिरा है जाके, तो डेफिनेटली उसके अंदर सिर्फ फ्रैक्चर्स नहीं होंगे, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो उसकी डेथ का बायस बन सकती है वो एक्चुअली हेड इंजरी है। राइट। सो आपको एक तो ये कि इमरजेंसी नंबर्स का पता होना चाहिए, जैसे आप 1122 पे या जो ईदी चीपा इन सब के जो कांटेक्ट नंबर्स हैं उनको करें। आइडियली जो बंदा एक गिरता है सबसे पहले उसकी नेक को स्टेबलाइज करना होता है, और एक स्पाइन बोर्ड आता है जो एम्बुलेंसेज में मौजूद होता है, उसके ऊपर उसको स्ट्रैप करना होता है, ताकि ये ना हो कि आपके रेस्क्यू करने चक्रों में उसकी जो कोई इंजरी है वो मजीद खराब हो जाए। मतलब खुदा ना खास्ता अगर नेक के ऊपर इंजरी आई है और आपने उसको पहले स्टेबलाइज नहीं किया, तो होगा ये कि वो इंजरी मजीद वर्स हो जाएगी और खुदा ना खास्ता पूरी बॉडी का पैरालिसिस हो सकता है। सो ये कुछ एहतियातें जो करनी चाहिए। प्लस अगर कहीं से एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है तो ये तो हमें पता ही है कि हम वो एक टॉनिक लगा सकते हैं किसी दुपट्टे की या कपड़े की मदद से। और तीसरी बात ये कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा मिट्टी लग गई है तो उसको धोने की कोशिश करें, और मेन थिंग है कि आप एक्सपर्ट्स को कॉल करें, जिसमें 1122 है, और जो मेजर टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जैसे कोरंगी में इंडस हॉस्पिटल है, प्लस आपके पास गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रॉमा सेंटर है, सिविल, जिना, इन सब अस्पतालों में ट्रॉमा लेवल 1 केयर होती है। सो अमूमन जो एम्बुलेंसेस वाले हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशंस होती है ट्रॉमा सिस्टम के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो अभी EMS सिस्टम नहीं है, यानी कि इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स सिस्टम जिसमें होता ये कि फॉर एग्जांपल अगर इंडस में कैपेसिटी फुल है, तो उस सिस्टम के तहत पहले से ही पता हो कि कहाँ पे बेड अवेलेबल है और डायरेक्टली मरीज को वहां लेके जाया जाए। सो शायद आई थिंक इन द फ्यूचर ये सब चीजें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बर्बाद इलाज हो और मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कम हो, तो ये चीजें इन प्लेस होनी चाहिए। सही। अच्छा, लेकिन जो मेन चीज है एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली जब बोन टूट जाती है डेफिनेटली उसको फिक्स करना पड़ता है, फिर देयर इज अ लॉन्ग रिहैब, सो एंड ऑफ कोर्स अगर आप प्राइवेट करा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारा खर्चा भी होता है। तो मेन चीज ये है कि जी काम करें प्रिकॉशन के ऊपर, स्पेशली जब आप बच्चों को लेके जाते हैं। बच्चों को मैं बहुत ज्यादा रोड पे देखती रहती हूँ कि कभी कभी तो पेरेंट्स ने अपनी गोद में बच्चे को बिठाया होता है और वो गाड़ी चला रहे होते हैं।
आप उससे देखें कि कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है। कोई भी व्हीकल अगर का इम्पैक्ट होगा, सबसे पहले क्या होता है कि स्टीयरिंग आके चेस्ट पे लगता है या आप जाके इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर बीच में बच्चा होगा तो आप इमेजिन करेंगे बच्चा तो क्रश हो जाएगा। सो वो अपनी छोटी, ये तो ये बहुत बड़ी जहालत है और ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग ये हरकतें कर रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली तो ये अनएक्सेप्टेबल है कि आपने बच्चे को गाड़ी में आगे बिठाए, आपको बच्चों को गाड़ी में पीछे बिठाना होता है और उनके लिए स्पेशल कार सीट्स आती हैं। सो अगर बच्चे को इसी तरह आपने बाइक पे बिठाया है तो आप उसको अनअटेंडेड पीछे नहीं बिठा सकते, उससे भी उसके गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप एहतियात करेंगे, प्रिकॉशन लेंगे, अगर कोई टैंकर या डंपर जा रहा है तो हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर एकदम से बाइक उसके आगे आ जाएगा तो उसकी तो कैपेसिटी नहीं है ब्रेक लगाने की। And most of these vehicles are very old vehicles. So उनमें वो ABS सिस्टम नहीं होता कि एकदम से वो ट्रक को रोक लेंगे। So ये सारी चीजें they keep adding on, और हम जितना भी emphasize करें, I think कि जैसा आप करना चाह रही हैं, so this is an amazing thing, कि हर रोज डंपर से 1-2 लोग मर रहे हैं कराची में। Right. ये मैं स्टैट्स देख रही थी, सबसे ज्यादा कुरंगी में है और उसके बाद फिर ये सफोरा गोद, नीपा चौरंगी, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल और नाजमाबाद, ये सारे हाई रिस्क एरियाज हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डंपर्स और वाटर टैंकर्स ये सब चीजें चलती हैं। और अभी 2026 में इन द फर्स्ट 70 days 206 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। बिल्कुल, आए रोज के वाकयात हैं ये, और यकीन करें कि इससे पहले तो डेली हम रिपोर्ट कर रहे थे ये वाकयात कि इतने ज़्यादा ये एक्सीडेंट के वाकयात हैं, ये रोड एक्सीडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें ज़्यादातर जो हैं वो बाइकर्स शामिल हैं और ये इफेक्टेड होते हैं डंपर माफिया से, टैंकर वाले से, या कोई बहुत हैवी व्हीकल है उस वजह से। और बात वही है कि अगर ये मैनेज ही कर लिया जाए कि भाई किस टाइम पर हैवी ट्रैफिक चलेगा, मतलब आप सोचें कि स्कूल टाइमिंग पे आपको हैवी ट्रैफिक क्यों नज़र आ रहा है, जब बच्चे बाइक्स पर जा रहे हैं स्कूल, पैदल जा रहे हैं, जब वो मतलब जल्दी में है, स्कूल वैन्स जा रही हैं, उस टाइम पर जब आपको एक हैवी टैंकर नज़र आता है तो आप सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब रोड पे या ये चल सकते हैं या वो चल सकते हैं। क्योंकि आपको यूजुअली पता है कि ये हमारे यहाँ जो रोड्स बनी हुई हैं वो किस तरह की रोड्स हैं, जो बहुत खुली रोड हैं या बहुत चौड़ी रोड हैं, उसकी SOP अपनी बिल्कुल एक डिफरेंट है। मगर आपको जब गली महल्लों में भी ये टैंकर्स नज़र आते हैं, गली महल्लों में भी चलें बड़े टैंकर्स ना हो लेकिन पानी के टैंकर्स भी जब नज़र आते हैं तो डर लगता है कि यहाँ से छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। मतलब कोई ना कोई SOP तो होनी चाहिए, कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, लोगों को खुद ही अपने तौर पर जो है वो एहतियात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपके कीमती वक्त के लिए, और हमने बहुत सारी मुफीद बातें की। तो भाई अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। सबसे पहले तो एक्सीडेंट से बचने का तरीका ये है कि एहतियात कीजिए, और दूसरा ये है कि जब आप घरों से निकलते हैं तो डेफिनेटली आयतुल कुर्सी पढ़कर निकला करें और ये सोच कर निकला करें कि आपने इत्मीनान के साथ ड्राइव करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि कराची में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आप कोई गलती ना कर दें, वो तो आपको देखना ही है कि आपने अच्छे से ड्राइव करना है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि दूसरा सामने वाला जो आ रहा है वो कोई गलती ना करे, तो दूसरे की गलती का भी ध्यान रखना पड़ता है। विटामिन्स लेवल जो है वो अपनी बॉडी में पूरे रखें, इनटेक विटामिन की लें, अपनी बोन्स को मजबूत करने के लिए विटामिन D का इस्तेमाल करें। अगर धूप में बैठ सकते हैं तो धूप में बैठें, और अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो कैरी करें। चलिए जी, शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए इस बारे में, और ये है जी अर्ली मैरिजेस या फिर चाइल्ड मैरिजेस। और ये बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होती हैं, या इस हवाले से जो लॉ है वो क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए हमें ह्यूमन राइट्स एडवोकेट मारविया वान ने ज्वाइन किया। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलामुअलैकुम सबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मारवी, आप हमें जो है वो आज ये बताइए कि ये जो अर्ली मैरिजेस हैं इसका क्या लॉ है, और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, किन लोगों पर इम्प्लीमेंट होता है, और किन वजूहात की बिना पर जो है ये मतलब लोगों को कहा गया है कि वो ये लॉ है, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। जी जी सबा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अफसोस भी है इस बात का, कि बेटियों को आमतौर पर इस माशरे में बोझ समझा जाता है।
और उनसे जल्दी उनको अपने घर जो सो कॉल्ड ये लाइन कही जाती है कि भेजने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो इस तमाम सिलसिले और सोच की वजह से कोई भी उम्र तय नहीं थी कि बच्चियों की कब शादी करनी है, क्या करना है। तो बहुत ही छोटी-छोटी उम्र में बच्चों की जब वो जो है अपनी इतनी समझ नहीं रखते कि आगे जाके उनको क्या करना है। अगर हम बच्चियों की बॉडी की बात करें तो एकदम से वो छोटी-छोटी उम्र में वो प्रेगनेंसीज़ का शिकार होके फिर उनकी ज़िंदगियाँ खतरे में आ जाती और उसके अलावा माशरे में एक रिवायत सी चल गई कि जी बच्चियों की जल्दी शादी कर दें ये बेहतर है और इससे जो है ना उनको तालीम का हक और तमाम उनके बेसिक राइट्स भी वायोलेट हो रहे हैं। ये हमेशा से ये चीजें होती रहती हैं। तो डेफिनेटली इन्हीं चीजों की रोकथाम के लिए कानून की जरूरत थी। कानून आया और 2013 में सबसे पहले सिंध के अंदर छोटी उम्र की बच्चियों की शादी के हवाले से कानून आया जिसमें 18 साल बच्ची या बच्चा यानी लड़का हो या लड़की, ये चीज क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसे होता है सबा कि लड़के की उम्र भी कम होती है। So we need to clear this point to everyone who is listening कि 18 साल उम्र कानून के मुताबिक है जब आपका CNIC बनता है, जब हम ये समझते हैं कि एक बच्चा अपने फैसले लेने के अहल हो जाता है, काम करने के अहल हो जाता है, माशरे में कंट्रीब्यूट बेहतर तरीके से। तो इसीलिए और 18 साल की उम्र तक जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25A के तहत 16 साल तक की जो है एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है तमाम बच्चों के लिए। तो वो उस एजुकेशन को भी हासिल करके, बिकॉज आइडियली तो यही है ना कि तालीम सबका हक है, सबने हासिल करना है और हमारी जो है रियासत की जानिब से भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी मेंशन है और ये प्रैक्टिस भी हो रहा है। इसको और ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। तो दैट मीन्स कि अब 18 साल के बाद शादी की जा सकती है, लेकिन 18 साल से पहले हर शादी कानून के मुताबिक अंडर एज मैरिज है, छोटी उम्र की शादी है, जो कि जुर्म है, जो कि 2013 का कानून सिंध में और अब ये कानून बलूचिस्तान में भी पास हो चुका है, फेडरल लेवल पर भी आ गया है और हर जगह 18 साल उम्र टाइम की जा रही है। अब उसमें भी डेफिनेटली बच्चों का बेनिफिट है कि वो इस उम्र तक पहुंच जाएं कि आगे वो फैसला साजी के हक में, अपने जिंदगी के लिए फैसला लेने में, और आगे डेफिनेटली आप डिफरेंट घर में लड़कियां तो जाती हैं तो उस माहौल को समझ पाएं। उसके अलावा उनकी बॉडी रेडी हो उन चैलेंजेस के लिए, उन जिम्मेदारियों के लिए जो रिश्तों की डिमांड होती है, और उसके साथ साथ उनकी तालीम भी इतनी मुकम्मल हो। क्योंकि आपको पता है जब हमारे पास घरेलू तशद्दुद के केसेस आते हैं तो मेजॉरिटी उनमें मसला ये होता है कि छोटी उम्र में शादी हो गई, तालीम ही हासिल नहीं की, पता ही नहीं था कि गलत क्या है सही क्या है, और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते रहे। उसके अलावा हम समझते हैं, हम सब इस बात पे यकीन रखते हैं कि माँ बच्चों की बहुत अहम तरबियत गाह है। जब माँ पढ़ी लिखी होगी, माँ कॉन्फिडेंट होगी, माँ सेहतमंद होगी, माँ मेंटली जो है अच्छे उसमें इन्वायरमेंट में होगी, अच्छे तरीके से वो सही उम्र में शादी करके आगे इन चीजों की तरफ जाएगी, तो बच्चे भी डेफिनेटली उसी दर्जगाह से वो तमाम पॉजिटिव एस्पेक्ट, हेल्दी एस्पेक्ट्स लेंगे एंड दिस इज हाउ चीजें आगे चलेंगी। सबा मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये कानून के ऊपर अमल करना कैसे है। जब भी हमारे सबसे पहले तो अवेयरनेस जो हम काम कर रहे हैं, हाँ, कैसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए, हम बात भी कर रहे हैं, लोगों को आगाही भी दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें कोई एक इंसान रोल नहीं प्ले करेगा या खुद ही नहीं पता चल जाएगा। वो तमाम लोग जो इस मुआशरे का हिस्सा हैं, वो तमाम लोग अगर छोटी उम्र की किसी भी बच्ची की शादी हो रही है उनके गांव में, उनके कस्बे में, उनके इलाके में, उनके खानदान में, या हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स स्कूल्स में भी किए थे बच्ची और बच्चियों को ये बताने के लिए कि उनकी सही उम्र कानून के मुताबिक क्या है, तो यहाँ पर आपने खामोश रहने के बजाय रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है? औरतों और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारों में रिपोर्ट की जा सकती है, 15 पर रिपोर्ट की जा सकती है, और आपके इलाके के जो मैजिस्ट्रेट हैं
उनको रिपोर्ट की जा सकती है। और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटीज हमारे पास मौजूद है, 111122 और इस तरह उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर भी राब्ता करके बच्चों की छोटी उम्र की शादियों की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। अब आगे क्या होगा, ये कानून कहता है कि जो भी गार्जियन, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे लड़का या लड़की की 18 साल से कम उम्र में शादी करेंगे तो कानून के मुताबिक उनको फाइन भी दी जाएगी और उसके लिए सजा भी है, कैद की सजा, इम्प्रिजमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो निकाह ख्वाह वो निकाह पढ़वा रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, तो उनको भी कानून के तहत सजा दी जाएगी अगर वो बिना शनाख्ती कार्ड, बिना एज वेरिफिकेशन, बिना बर्थ सर्टिफिकेट के इस तरह किसी भी बच्चों की शादी का हिस्सा बनेंगे या उस शादी को करवाएंगे। उसके अलावा शादी को रजिस्टर करने के यूनियन काउंसिल में, लोकल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर भी दिया जा रहा है और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि जब भी इस तरह की आपकी कोई भी शादी हो उसको आप डेफिनेटली रजिस्टर करें। अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। उसके बाद उस शादी को फैसिलिटेट करने वाले लोग, कोई भी उस चीज को फंड कर रहे हैं या फैसिलिटेट कर रहे हैं या डेफिनेटली उसको करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम लोग इस कानून के तहत सजा के मुस्तहिक हैं। अब आ जाते हैं लड़का और लड़की पे। अगर तो लड़की की उम्र 18 साल से कम है और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है और वो जानता है कि लड़की 18 साल की उम्र से कम है, तो उस दूल्हे को, उस ग्रूम को भी कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं डिफरेंट सिचुएशन पे। तो ये इस सिचुएशन में जो भी लड़का या लड़की बच्चे होंगे 18 साल से कम उम्र होंगे, उनके साथ जो भी स्पाउस होगा उसकी अगर उम्र 18 से ज्यादा है तो वो भी इस जुर्म का बराबर का शरीक होगा। अब इस माशरे में ये तमाम चीजें जरूरी क्यों हैं? सबसे पहले सबब तालीम। तालीम के बिना तो इंसान वो अपना रुतबा, वो मुकाम, वो इज्जत तो हासिल कर ही नहीं सकता। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर शुरू में ही आप बच्चों से उनका बचपन छीन के उनको ऐसी जिम्मेदारियों और ऐसी चीजों में डाल देंगे जो कि कानूनी तौर पे जुर्म भी है, तो वो अपने बचपन का बहुत अहम हिस्सा, उनकी ग्रोथ का, उनकी समझ का, उनकी एजुकेशन का वो खो देंगे। और इससे सिर्फ उनकी फैमिली को या उस बच्चे को नहीं मगर पूरे मुआशरे को बहुत ज्यादा खतरा है। बच्चों का अगर हम मुस्तकबिल महफूज करेंगे तभी हम हमारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज कर सकते। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि छोटी उम्र की शादियों की रोकथाम के हवाले से अपना हिस्सा जरूर डालें। और हम लोग इदारों की ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, उसमें अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, पॉलिसीज डायलॉग्स होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए ताकि बच्चों के लिए एक सेहतमंद और महफूज माशरा बनाने में हम कुछ अपना हिस्सा डाल सकें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका मारवी, आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला और डिटेल में सबको बताया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, इसका सोशल बिहेवियर क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए क्या लॉ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। और आज जो बातें हम करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है आपकी सेहत से, आपकी खूबसूरती से और आपके लाइफस्टाइल से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई आज हम बात करेंगे इस इशू पर, जो इशू है कि हमारे घरों में जो हमें प्रॉब्लम रहती है। और प्रॉब्लम क्या रहती है कि सर दर्द है, अच्छा जी माइग्रेन है, कैसे पता लगाया जाए कि माइग्रेन कौन सा है, सर दर्द कौन सा है, या फिर नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से सर दर्द हो रहा है, इस पर बात करेंगे। बेली फैट के बारे में बात करेंगे, फिर हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा इलाज करा रही होती है ख़वातीन और वो औलाद से महरूम होती हैं। इसके अलावा नाक की हड्डी का बढ़ जाना, कमर दर्द, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज। और आप चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाह भाई, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शाह भाई, इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, गर्मियाँ, अब ये जो सीज़न है ना ये अब बिल्कुल ठीक ठाक अब अरूज पर है। अब कोई चांस नहीं है कि कोई ये सोचे कि जी अब कुछ मौसम बेहतर हो जाएगा। अब महकमा मौसमियात ने कह दिया बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तो इस मौसम से रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं पूछ लेती हूँ ताकि फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। शाह भाई, इस मौसम में ना अपने आप को कैसे हाइड्रेटेड रखें,
और कौन से एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं, पी सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा एनर्जी बेहतर हो जाती है? आसान सी रेमेडी बताइएगा कोई। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाँ। तुख्मे बलंगा हर घर में मौजूद है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि गुड़ हर घर में मौजूद है। सिर्फ 2 चीज़ें ले लें, आधी चाय वाली चम्मच तुख्मे बलंगा और थोड़ा सा गुड़ 1 गिलास पानी में डाल लें और उसे शेक करें। जब ये फूल जाए आप ये ठंडा ठंडा पी लें। आप देखें पूरा दिन ठंडा ठंडा गुजरेगा। आप दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, 3 बार भी पी सकते हैं। सही। इसका साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। ये ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। सही। एक तो ये है, दूसरा ये है कि ये यूरिन की जलन भी दूर करेगा, साथ में तेज़ाबियत भी दूर करेगा। और अक्सर लोगों को यूरिन पीला आ रहा होता है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हाथ पाँव की जलन भी ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना मतलब तुख्मे बलंगा ठंडे पानी में डाल के, ठंडे पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख लें, 5-10 मिनट के लिए, और फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें आप, उसे चम्मच के साथ शेक करें और वो पी लें। जायका भी अच्छा होगा। डायबिटिक पेशेंट जो है वो गुड़ का इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं। बाकी सब कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम सर दर्द जी। और माइग्रेन। एक तो इसमें फ़र्क क्या है और इसकी रेमेडी क्या है, आसान इलाज क्या है इसका? देखिए, आमतौर पे सर दर्द एक होता है, सफरी सर दर्द होता है। कहीं ट्रैवल करते हैं, सर दर्द शुरू हो जाता ट्रैवल है, सिकनेस हो रही इसमें भी वॉमिटिंग फील होती है। माइग्रेन में भी वॉमिटिंग फील होती है, सर दर्द होता है, रोशनी से छुपना पड़ता है माइग्रेन में। और दूसरा ये है कि एक होता है पेट की वजह से, गैसेस की वजह से, बदहज़मी की वजह से सर दर्द हो जाता है। और एक होता है ज़हनी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ जैसे ही सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, सर में दर्द शुरू हो जाती है और यहाँ गर्दन तक में खिंचाव शुरू हो जाता है। तो इन सब की एक अलग अलग रेसिपीज़ हैं। जो जिन लोगों को भी जैसे स्ट्रेस की वजह से होता हो या डिप्रेशन की वजह से होता हो, तो और इसकी वजह से ना चीज़ें भूल भी जाते हैं और बातें ज़्यादा सोचते हैं, वसवसे ज़्यादा आते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मग़ज़े बिनोला। मग़ज़े बिनोला 50 ग्राम, और इसमें डालेंगे तुख्मे खुब्बाज़ी 50 ग्राम। तुख्मे खुब्बाज़ी, इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। और जब 1 कप पानी को उबालेंगे ना तो उसमें 1 चाय वाली चम्मच ये डाल लें आप, और इसे एक जोश दे के उतार के कहवा बना के पी लें आप। ये बहुत बेहतरीन है। ये स्ट्रेस लेवल को भी ख़त्म करती है, वसवसे जो चलते हैं और सर दर्द होता हो उसके लिए भी बेहतर है। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि माइग्रेन पेन में ये है कि सर दर्द होता है, वॉमिटिंग फील होती है, रोशनी से, धूप से, इनसे छुपना पड़ता है। और कहीं पेन किलर खाने के बाद 1-2 घंटे सोते हैं, फिर उसके बाद जाके आराम आ जाता है। तो ये एक मामूल सा बना हुआ होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार हो जाता है, बाज़ लोगों को कंटिन्यू चल रहा होता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने ऐसे 1.25 कप पानी लेना है। ठीक है, ये रेमेडी है। जी हाँ, और इसके अंदर जो है ये तुख्मे ख़त्मी है। देखें आप इसे, तुख्मे ख़त्मी, ये 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। और ये है परशोशा, इसे हंसराज बूटी भी कहते हैं। हंसराज बूटी 1 चम्मच के बराबर डाल के, ऐसे डाल के इसे आप एक जोश दे के आप इसे उतार लें। अच्छा, कहवा बन गया। अगर आप इसको हाथ में उठा के थोड़ा सा ऊपर, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। तो अच्छा ये है, हाँ, ये देखें आप, ठीक, सही है। ये है तुख्मे ख़त्मी। ठीक, तुख्मे ख़त्मी। ओके। और ये दूसरी चीज़ है, अगर इसे गौर से देखें, ये घास की तरह है और इसे कहते हैं परशोशा भी कहते हैं, और इसे हंसराज बूटी भी कहते हैं। हंसराज बूटी, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच और तुख्मे ख़त्मी 1 चाय वाली चम्मच, ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के इसे उबाल लें। सही। ये कहवा बन गया। जिस टाइम पे सर दर्द हो आप उस टाइम पे पी लें, आपको 10 मिनट में आराम आ जाएगा। अच्छा, और उसके बाद ये रोज़ाना रात को 1 टाइम पिए आप। 1 टाइम पिए, और ये कंटिन्यू आपने 21 दिन या 1 महीना इस्तेमाल कर लें। आपका माइग्रेन की जो आदत बनी हुई है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इसमें गैप आता जाएगा। जैसे हफ्ते में 3 बार होता है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर उसके बाद 10 दिन में 1 बार होगा, फिर 20 दिन में 1 बार होगा, 15 दिन में 1 बार होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। सही है। अच्छा जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। शाह भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा शाह भाई, नाक की हड्डी के हवाले से मुझे पूछना है कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी करते हैं और ख़ुद शाह भाई भी इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज जो है वो बताते हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनके पास रेमेडीज़ हैं। नाक की हड्डी अगर बढ़ जाए तो ज़ाहिर है आपको पता है उससे कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसका क्या हल है, कैसे उसका? देखिए, नाक की हड्डी बढ़ जाती है या नाक में मस्सा बन जाता है, गोश्त बढ़ जाता है, और ऐसा पेशेंट जब रात को सोता है या सोती है तो जैसे एक साइड पे करवट लेते हैं तो एक नाक बंद होती है, दूसरी साइड पे करवट लेते हैं तो एक नाक खुल जाती है, दूसरी बंद हो जाती है। और जब अक्सर औकात ऐसा होता है कि दम घुटने लग जाता है रात को, और धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू से एकदम एलर्जी हो जाती है, छींकें शुरू हो जाती हैं, बलगम रेशा, गला ख़राब हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है
गाउजुबान के पत्ते, बरगे गाउजुबान, अच्छा। बरगे गाउजुबान 1 चम्मच, हाँ। और बरगे बनफशा यानी बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, इन्हें 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। सही। 1 कप रोज़ाना पिए आप, और ये कम से कम 40 दिन इस्तेमाल करना है। सही। और एक ड्रॉप मिलेगा आपको, साइनस नोजल ड्रॉप, साइनस नोजल ड्रॉप, सही। ये नाक में 2 कतरे सुबह 2 कतरे शाम डालें। इससे एक फ़ायदा ये होगा, जब ये कहवा बनाकर पिएंगे और ये कतरे डालेंगे तो नाक तो पहले दिन ही खुल जाएगी, लेकिन इसे कंटिन्यू रखिएगा, आपकी सांस में, आपकी हर चीज़ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और जब आप देखें कि आप मुकम्मल ठीक हो गए हैं, चाहे महीना लगे या 40 दिन लगे, कोई मसला नहीं, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं है, ठीक हो गए, फिर इससे रोक दीजिए, फिर इसको आप स्टॉप कर दें तो ये बेहतरी बहुत बेहतरीन है ये। बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बेली फैट, कुछ लोग बहुत फिट होते हैं, अभी जैसे आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई कुछ लोग जो है वो बड़ा, उनकी फिजिक बड़ी फिट होती है, बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनका खाली बेली जो है ना, यानी पेट निकला हुआ होता है, उसका क्या हल है? देखें, ये सिर्फ पेट निकला हुआ, हाँ। पेट को कम करना चाह रहे हैं, हाँ। चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, तो इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें आपने लेनी है, टोटली 3 चीज़ें। हाँ। सबसे पहली चीज़ लेनी है तुख्म इस्पत, तुख्म इस्पत, इस्पत, जी हाँ, अच्छा। तुख्म इस्पत। सही। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे राई के बीज होते हैं, बिल्कुल इसी टाइप के होते हैं, सरसों के बीज होते हैं, ये पीले कलर के होते हैं, तुख्म इस्पत कहते हैं। ये आप ले लें 100 ग्राम, हाँ। 100 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, सही। 100 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद, 100 ग्राम कलौंजी, सही अगर कलौंजी ना मिले तो बहड़ा ले लें आप, बहड़ा, है। अच्छा। बहड़ा, ये गोल गोल दाने होते हैं, हरीड़ की एक किस्म होती है, बहड़ा कहते हैं इसको। अच्छा। बहड़ा 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, तुख्म इस्पत 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और 1 छोटी चाय वाली चम्मच सुबह, 1 छोटी चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले, अगर भूल जाएं तो खाने के बाद ले लें, कोई हर्ज नहीं है। दिन में 2 मरतबा खाना है ये पानी के साथ। अच्छा। आप देखिएगा कि 5 दिन में, 6 दिन में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं, और 1 महीने में जैसे भी निकला हुआ पेट होगा ना, ऐसे कमर के साथ लग जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त रेमेडी है। अच्छा, कोई एक्सरसाइज है इसमें? नहीं, कोई नहीं है, पेट आप निकले- वॉक करें, एक्सरसाइज यही होती है, हाँ। वॉक करें आप। 1 मिनट में 62 कदम हो, यानी स्टेप हो 1 मिनट में, हाँ। और 45 मिनट वॉक करें आप। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने रेमेडी बताई है, ये हाई बीपी वाले, शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं, सब यूज़ इसमें कर कोई मीठा नहीं है, कोई नमक नहीं सही। है। अच्छा, गर्म पानी का इस्तेमाल भी बताते हैं कि सादा पेट पानी अगर- आप हाँ। आम तौर पे गर्म पानी पिया करें, अगर कब्ज़ रहती है तो, नहीं तो आप नॉर्मल पानी पिया करें। चले ठंडा पानी पसंद नहीं है, आप नॉर्मल पानी पिए, सादा पानी पिए, सही। वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। चलिए जी, शो में है वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। शाहबाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछ सकते हैं आप। अच्छा शाहबाई, अभी बढ़े हुए पेट के बारे में बात हो रही थी, अब थोड़ा बात करते हैं कि ओवरऑल जिनका वज़न ज़्यादा है, मतलब जो कहते हैं ना कि जी ठीक है, थ्रू आउट हमें फुल बॉडी का, हाँ, फुल बॉडी वेट जो है उसको हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें कम करना है, उसके लिए क्या रेमेडी है? लेकिन फुल बॉडी का वेट कम करने के लिए, हाँ। उसके लिए आपने इसमें 4 चीज़ें लेनी है। इसमें एक पत्ते आते हैं बरगे नूरोलैन, बरगे नूरोलैन, ये आपने लेना है 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, तरफला 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये भी कंटिन्यू आपने कुछ अर्सा यूज़ करना है। आप हर 1 हफ्ते के बाद अपना वेट चेक करें, आपका 1-1 किलो कम होता जाएगा। 1-1 किलो वेट कम होता जाएगा। सही। अच्छा चलिए, ये तो आपने बड़े आसानी से ना रेमेडी बता दी। अब लोग कहेंगे हाँ ठीक है जी, रेमेडी तो पता लग गई। कुछ लोग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग करते हैं, वज़न कम हो जाता है, हाँ। फिर दोबारा वज़न उनका बढ़ जाता है। मुझे ये थोड़ा सा ज़रा समझाएं कि जो लोग अपने वज़न के ऊपर, यानी वज़न कम करने के ऊपर काम करते हैं, फिट रहने के ऊपर काम करते हैं, थोड़े टाइम बाद दोबारा उनका वेट जो है, वेट गेन करना शुरू कर देते हैं, और वो अपनी लाइफ को ना ऐसे बना लेते हैं जैसे कि मतलब कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, मतलब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, या तो वो डाइट कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं, या फिर वो एक टाइम पर जब वेट गेन हो रहा है उनको परवाह ही नहीं, मतलब वो फिर उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो ये परमानेंटली आप वज़न कम कैसे कर सकते हैं? इसका लॉन्ग टर्म में क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए बेटा, इसमें ये है कि अब एक चीज़ हम कहते हैं ना कि आपने 2 महीने खानी है, 1 महीना खानी है, लोग उसे 10 दिन खा के छोड़ देते हैं। अच्छा। तो फिर वापस वेट बढ़ना शुरू होता है। एक चीज़ को हम ख़त्म कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, हो रहा है, फालतू फैट कम होता जा रहा है। जहाँ देखें, जब मुकम्मल स्मार्ट हो जाए आप उसे रोक दें, उसके बाद आपने एहतियात करना है। एहतियात ये करना है कि आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें वॉक को। और दूसरी चीज़, खाना 3 टाइम खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं।
आप देखें आपका वेट दोबारा नहीं बढ़ेगा। और अगर ख़वातीन में हार्मोनल चेंजिंग्स हो जाती हैं या मंथली आयाम 1 महीना भी स्किप होता है तो फिर किसी पड़ोसी से मशवरा ना करें, अपने करीबी लेडी डॉक्टर से मशवरा करें। बिल्कुल, ये बात ठीक है ये ना? बिल्कुल ठीक किया लेडी आपने डॉक्टर बात। से मशवरा करें हाँ। ताकि ये चीज़ आपकी उसी टाइम पे क्लियर हो जाए। हाँ, उस टाइम पर ही, क्योंकि ये जो ये वज़न का मसला है ना, यानी लोग कहते हैं हमें फिट रहना है। आप देखिए हर दूसरा तीसरा इंसान जो है वो ये आपको कहता हुआ नजर आएगा भी मैं डाइट कर रहा हूँ, इससे मेरा वज़न जो है वो बढ़ जाएगा और मैं ये नहीं खाता, ये नहीं। उसके थोड़े अरसे बाद आप देखिए ज़्यादा दुगना वज़न हो रहे थे, क्योंकि वो फिर एक टाइम पर डाइट करते और उसके बाद फिर उसको छोड़ देते, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है कि जैसे आपने देखा होगा कि सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ है, हाँ, डबल चिन बनी हुई है। दूसरा ये है कि कपड़े कभी लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं। हाँ। ये वरम होता है, ये सही। स्वेलिंग होती है बॉडी की, और ये शाम तक उतर जाती है, फिर दूसरे दिन फिर आ जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए, और साथ में फैटी लीवर हो रहा होता है, उसको भी ठीक करने के लिए आपने लेना है, एक बूटी आती है मिर्गिस बूटी, मिर्गिस बूटी, ठीक है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच, मक्को दाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोजाना पिए, किसी भी टाइम बना के, चाहे सुबह में पिए या रात में पिए या दोपहर में पिए, 1 टाइम रोजाना पीना है। आप देखिएगा ये जो स्वेलिंग है ये सारी बॉडी की उतरेगी। आपका वेट उसकी वजह से आपको फील होता है, वरना आपका वेट नहीं है। और मुंह का जायका भी कड़वा फील होता है, ये फैटी लीवर की वजह से होता है। तो ये चीज़ आपकी इंशाल्लाह इस पे क्लियर हो जाएगी। इसे भी कम से कम महीना 2 महीना यूज़ कर सकते हैं। महीने 2 महीने यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने फैटी लीवर का जिक्र किया, तो ये जो है ना, लोगों को थोड़ा सा एलेबरेट करें कि क्यों, क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से होता है और ये रेमेडी कितनी बेनिफिट। बेटा ये बाहर की चीज़ें खाने की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें, फार्मी चीज़ें खाने की वजह से होता है। आप कोशिश कीजिए घर की चीज़ें खाएं। और दूसरा, आप जैसे घी का इस्तेमाल है उसको कम कर लें। कुकिंग ऑयल कोई भी अच्छा वाला हो वो आप ले लें, वो इस्तेमाल करें आप। और साथ में वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पानी का टेक ज़्यादा रखें, साफ़ पानी का। इंशाल्लाह ताला आपको फैटी लीवर नहीं होगा। और अगर फील हो कोई भी ऐसी चीज़ हो तो देखो सबसे बेहतरीन है आप LFT का टेस्ट करवा लें, या अपना ऑल एब्डोमेन का टेस्ट करवा, अल्ट्रासाउंड करवा लें, बिल्कुल, पता चल लैब्स जाएगा। करवा लें अपने, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊं कि आजकल आपने देखा होगा लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, चप्पल निकल जाती है, पता नहीं चलता। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी हो रहा है। बाज़ लोग कहते हैं हम सोते हैं हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, और बाज़ लोग कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, चल रहे हैं हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं। और आमतौर पर 24 घंटे ही किसी के पाँव सुन्न है, वो डायबिटिक पेशेंट होता है। सही, ठीक है। जिन लोगों को भी ये सुनपन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या ना और हो, सुइयां सी चुभती हैं सुइयां उनको। सी हाँ चुभती हैं इसमें। बिल्कुल, हाँ, कई लोग ये अब कंप्लेन उसमें जब करते हैं। चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता ना, कोई कील, कोई शीशा, कुछ भी चुभ जाता है, उनको पता नहीं चलता। बाद में वो गैंग्रीन की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए बहुत एहतियात कीजिए आप लोग। आपने एक बूटी आती है सतावरी, जिसे सतावर भी कहते हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें, सुरमे की तरह बारीक हो, बिल्कुल बारीक कर लें आप। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। और इसे कंटिन्यू आपने महीना 40 दिन यूज़ करें। 5 दिन में आप देखेंगे आपका सुनपन तकरीबन ख़त्म होगा। लेकिन इसे कंटिन्यू रखिएगा कुछ अर्सा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। ये शुगर का मरीज़ भी ले सकता है और आम इंसान भी ले सकता है, मर्द और ख़वातीन दोनों। ये जितनी भी रेमेडीज़ मैंने बताई हैं, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ ना करें, बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वो ख़वातीन जो कि बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं वो कपल्स और औलाद से जो है वो महरूम होते हैं, या बे औलादी जिसको कह सकते हैं, जी जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए उन लोगों को? उन लोगों के लिए कोई रेमेडी बताइए। देखिए, ख़वातीन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं PCOS की। PCOS हो गया, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहलाता है। इसकी वजह से इसमें अक्सर लोगों को पानी पर बबल्स बनते हैं, बाज़ लोगों को फेब्राइड बनती है, बाज़ लोगों को सिस्ट बनती है, और बाज़ लोगों के फॉलिकल्स बड़े हुए होते हैं। तो इसकी वजह से भी औलाद नहीं होती, जिसकी वजह से एग्स नहीं बन रहे होते हैं, और हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, जिसमें प्रोलैक्टिन, FSH, LH और इसमें AMH ये भी लो हो जाता है। और या तो बढ़े हुए होते हैं बाकी जो हार्मोन्स हैं, तो जिसकी वजह से मंथली आयाम में भी डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने लेना है लूत पठानी। एक लकड़ियाँ आती हैं लूत पठानी, जिसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। शाशी स्या 50 ग्राम, शाशी स्या 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, गुले पिस्ता 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मक्को पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। और ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है।
और अपने मखसूस क़याम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाए दोबारा स्टार्ट कर लें, और जब खुशखबरी आ जाए इसे रोक दीजिएगा। इसी 3 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। सही। इसी तरीके से मर्द हज़रात में एक्टिव मोटिलिटी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है, वॉल्यूम डिसबैलेंस होता है, रैपिड डिसबैलेंस होता है, मार्फोलॉजी डिसबैलेंस होती है। बाज़ लोगों को इज़ोस्पर्मिया होती है जिसमें जरासीम बिल्कुल नील होते हैं, बाज़ लोगों को ओलिगोस्पर्मिया, तारतारोजोस्पर्मिया होती है जिसमें जरासीम अप एंड डाउन रहते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए भी 3 जड़ी बूटियाँ लेनी है आपने। एक लेनी है जड़ कोंच, ये 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, चिड़ियाकन बूटी 50 ग्राम, चिड़ियाकन बूटी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। ये भी 3 महीने यूज़ करना है। इन्हें भी डायबिटिक पेशेंट भी और शुगर वाले सब यूज़ कर सकते हैं, हाई बीपी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। सही। चलिए अब कुछ बात करते हैं स्किन केयर की। जी। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि शाह भाई हमारे शो पर आएँ और हम ब्यूटी की बात नहीं करें, स्किन केयर की बात नहीं करें, हम ये बातें नहीं करें कि अपने आप को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, खूबसूरत नज़र आने के लिए ना, जहाँ पर आपकी स्किन का बड़ा अच्छा होना ज़रूरी है, वहीं पर बालों का भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मतलब आपके बालों की सेहत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूजुअली अनफॉर्चुनेटली जो खुराकें हम खाते हैं आजकल वो शायद उतनी जेन्युइन नहीं है, या फिर हम खुद ही से हमारी जो फूड इंटेक है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो शाह भाई आज आपने वो ग़िज़ाएँ बतानी है जिनको खाने से बाल भी अच्छे होते हैं और साथ साथ रेमेडी भी बतानी है। जी बिल्कुल। देखिए हम तरबूज खाते हैं, आप याद रखिएगा मगरिब से पहले पहले तरबूज खाएं आप। अच्छा, उसकी क्या एक लॉजिक है, ये बताएं। वो इसकी वजह ये कि ये बाद में जो है ना पानी ठहर जाता है, जिसकी वजह से ये वॉमिट फील होती है, बाद लोगों को फूड पॉइजन हो जाता है, तो ये ख़तरनाक हो जाता है। तो तरबूज खाने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीते हैं। अच्छा। और तरबूज खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे बाद बेड पे जाइए आप सोने के लिए। तरबूज? जी हाँ। और अगर दिन के टाइम पे खा लेंगे तो कोई मसला ही नहीं है, चलते फिरते रहे। हाँ। और तरबूज जब भी खाएं बीजों के समेत खाएं, ये अंदरूनी जख्मों को भी ठीक करती है। तरबूज बीज के साथ ही चबा के खा लिया करें। अच्छा। हाँ, सही। तो ये अंदरूनी जख्मों को भी ठीक करती है, खून की कमी को भी पूरा करती है, बॉडी में पानी की कमी उसको पूरा करती है। हाँ। हाथ पाँव की जलन दूर करती है, मुंह के छाले खत्म करती है। हाँ। तो ये तरबूज के बेनिफिट। और अगर कोई चाहे और इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी। कोई नहीं खा पा रहा तो उसको पीस के खा सकते हैं तरबूज के बीज। हाँ, खा सकते हैं। नहीं तो उसी के अंदर ऐसे जब आप खा रहे होते हैं उसमें बीज भी आ रहे होते हैं, आप चबा के खा लिया करें। अच्छा। हाँ, कोई वो नहीं है। एक ये हो गया। दूसरा, आप तरबूज जब खाते हैं तो उसका जो लाल हिस्सा आप खा जाते हैं, वो जो उसके पीछे सफ़ेद हिस्सा होता है उसे आप केक की तरह काट लें, 4 पीस चौरस पीस कर लें या गोल सा काट लें आप। हाँ। काटने के बाद उन ख़वातीन के लिए जो बेस इस्तेमाल करती हैं उनकी बेस ख़राब हो जाती है, मेकअप ख़राब हो जाता है, तो आप मेकअप करने से पहले आप इस तरबूज का जो बताया आपको केक की तरह बना के उसे रब करें चेहरे पे, पूरे चेहरे पे रब करें और पानी का स्प्रे करके उसे टिश्यू से साफ कर लें। हाँ। या धो लें आप इसे। धोने के बाद आप इसके ऊपर जब मेकअप करेंगे आपका मेकअप खराब नहीं होगा। हाँ, वो जो क्रैक पड़ जाती है, क्रैक पड़ जाती है, फट जाती है मेकअप, ये बह जाती है मेकअप, ये नहीं होगा। सही। चलें, ये तो हो गया तरबूज और तरबूज के फायदे। अब ये रेमेडी बताइए कि क्या लगाया जाए बालों में। हाँ। देखिए, कलर को फेयर करने के लिए और स्किन को लिफ्ट करने के लिए और व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो या खड्डे निशान हो उसको ख़त्म करने के लिए अंडे खाते हैं आप लोग, उसके छिलके फेंक देते हैं। उसके छिलके फेंके नहीं, उसके छिलके बड़े काम के होते हैं। अच्छा। आप 50 ग्राम अंडों के छिलकों का पाउडर लें। 50 ग्राम मूंग की दाल का पाउडर लें, पीली वाली मूंग की दाल, ठीक है, इन दोनों को मिला लें और इसके अंदर 20 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर डालें और 20 ग्राम अनार के फूलों का पाउडर डालें। मिक्स करके एक जार में रखें और इसका टोटल वजन तकरीबन 100 ग्राम से ज़्यादा हो गया तो इसके अंदर 100 ग्राम उपटन मिला लें और हिला के आप रख लें। इसकी 1 चम्मच निकालें, उसमें अर्के गुलाब मिलाएं, अगर अर्के गुलाब नहीं है तो दूध मिलाएं, दूध नहीं है तो दही मिला लें। मिक्स किया, पेस्ट बना लिया, पूरे चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे लगा लें आप। 20-25 मिनट लगा रहने दें। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें आप। देखना पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ होता है और इसे कंटिन्यू कीजिएगा। जब मुकम्मल चेहरा साफ हो जाए आप इसे रोक लीजिएगा। ये जो मैंने बताया ना, जार बन जाएगा, ये कम से कम महीना 40 दिन आराम से चल जाएगा। लड़कियां और लड़के दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, गर्दन पे, सब पे लगाएं आप। सब पर लगाएं, पूरी बॉडी की कलर फेयर करेगी। सही। अच्छा जी, बालों का मैंने पूछा था कि बाल लंबे करने के लिए, चमकदार करने के लिए, बालों की सेहत बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए बाल पतले भी हो रहे होते हैं। हाँ, और सर खाली, फ्रंट खाली, बैक खाली, यूं करते हैं तो लटें निकलती हैं। वो गंजपन आ रहा होता है लोगों में। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है
रोगन 12 तुखम का तेल ले लें, पंसारी के पास मिल जाएगा। अच्छा। आधा पाव हाँ। रोगन 12 तुखम आधा पाव, और इसमें डालेंगे आप रोगन पखान बेद। पखान बेद एक लकड़ी होती है, उसका तेल मिलेगा आपको, रोगन पखान बेद, ये भी आधा पाव। इन दोनों को मिला लें, ये हो गया तकरीबन आधा पाव, 1 पाव हो गया। फिर इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डालें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डालें। अच्छा। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद रीग्रोथ होंगे, बाल उगने शुरू होंगे, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। चलिए जी, ज़बरदस्त रेमेडी। शाह भाई ने हमें बताइए, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। सबा से कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मिसेज महमूद बात कर रही हूँ कराची से। जी। हमारे शाह नजीर भाई आए में जी, बड़ी जी। अच्छी रेमेडी बता रहे हैं। जी। एक तो मेरा थोड़ा पेट बड़ा हुआ है, उसके लिए बताएं। हाँ। और मेरे घुटनों में दर्द होता है, उससे बताएं सर। सही, मैं अभी आपका वैसे बताई थी। प्रोग्राम जी जी, अभी बढ़ते हुए पेट की रेमेडी बताई थी शाह भाई ने। दोबारा बता मैंने दें। अभी टीवी खोला है। ठीक है, ठीक तो मैंने कहा मैं जब मैं टीवी बंद कर दूँ ना फोन, तब आप मुझे बताइए। जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शाह भाई। जी जी, बढ़ते हुए पेट की, बड़े हुए पेट की निकला रेमेडी हुआ होता है ना, और पेट को कम दर्द, करने हाँ, के लिए। घुटनों का दर्द। या तो उसके लिए जो मैंने रेमेडी बताई है वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बहड़ा 50 ग्राम, बहड़ा 50 ग्राम, बहड़ा के बाद है तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है, पानी के साथ। ये कंटिन्यू महीना 40 दिन यूज़ कर लें, अल्लाह ताला जितना भी निकला हुआ पेट होगा कम हो जाएगा। चलें, अभी आगे जो दूसरा इनका था ना कि इनको घुटने में दर्द होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कॉलर ने जो है वो कॉल की, मिसेस महमूद ने, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई बढ़ते हुए पेट की क्या रेमेडी है। वो शाह भाई ने भी बताई। इसके अलावा उन्होंने पूछा जी घुटनों में दर्द है उनके, तो क्या करें? देखिए, घुटनों में दर्द हो या कमर में दर्द हो, हाँ। दोनों में ये काम करेगी। घुटनों में गैप आ जाता है, उसमें रेशा कम हो जाता है, टक टक की आवाज़ें आती हैं, उठने बैठने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसको ठीक करने के लिए इसे आर्थराइटिस कहते हैं। और इसके लिए आपने लेनी है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, जैसे असगंधा गोरी भी कहते हैं, ये भी 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, और जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। 5 दिन में दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसे कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। सही, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छा, इसका कोई पेस्ट होता है कि किसी के घुटने में दर्द है, वीक है हड्डी और दर्द ज़्यादा है, तो क्या पेस्ट बना के लगाया जाए? अच्छा, पेस्ट बना के लगाया हाँ। जाए। लेकिन सबसे पहले तो इसका टेस्ट होता है RF फैक्टर का। अच्छा अच्छा, क्या आया, वो पॉजिटिव तो नहीं है। हाँ। दूसरा ये है कि इसमें इसका एक्सरे होता है, उसमें गैप वगैरह देखा जाता हाँ। है। ये तो इसके टेस्ट के बारे में। हाँ। दूसरा, लगाने के लिए जो आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अंदर होती है, बाहर नहीं होती है। बाहर ये है कि थोड़ी देर के लिए उसको आप रिलीफ कर सकते हैं कोई भी ऑयल से। हाँ। कि आप पेन किलर ऑयल बनाते हैं, तो या बहुत सारे पेन ऑयल बहुत घर में सारे लोग पेन बना ऑयल रहे है। होते हैं। हाँ। तो आपने लेना है जैतून का तेल। जैतून का तेल 1 पाव ले लें आप। उसमें कुछ 1 चम्मच लौंग डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, और इसमें डालें रतन जोत बूटी। रतन जोत बूटी 1 चम्मच, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा डाल के इसे थोड़ा सा जोश दे दें, पानी को पका लें आप इस तेल को। एक जोश दे के इसे उतार अच्छा, के तेल छान में के ये सारी बोतल, चीजें हाँ, ये सारी डालकर? चीज़ें पड़ी रहें। फिर जब ये उबल जाए, हाँ। फिर इसे उतार के छान के बोतल में भर लें। अच्छा। बाकी चीज़ें फेंक दें आप। हाँ। छानने के बाद फिर वो तेल आप अपनी बॉडी पे, कहीं पे भी दर्द हो, घुटनों में, जोड़ों में, हाथों में, कंधों में, कमर में, सही पे मसाज करें 10 मिनट। हाँ। आप देखें 10-15 मिनट में काफ़ी आराम आ जाएगा। सही। अच्छा, मसाज करके बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी कोई पट्टी बांध लें या कुछ ऐसे कर लें, नहीं तो नहीं, ज़रूरी है? थोड़ी देर के लिए कोई ऐसे लेट जाएं बस। हाँ। हाँ, वैसे तो मौसम गर्म ही है। सही। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी जो है वो रेमेडी बताई है शाह भाई ने। अच्छा शाह भाई, हम बात कर रहे थे स्किन केयर से रिलेटेड कि भाई स्किन कैसे अच्छी हो।
गर्मियों में जो पिंपल्स हैं यानी एक्नी है उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन है, मतलब सबके साथ है, जिसको भी जो भी गर्मी में बाहर निकल रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो वो एक्नी बन रही है, कैसे इससे बचा जा सकता देखिए है? इसके लिए ना आपको एक पीने की चीज़ है। पनीर बूटी हर जगह पे मिल जाती है पंसार की दुकान में। ये ठंडी भी होती है, ब्लड प्यूरिफाई भी है, एक्नी को भी ख़त्म करती है। 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। एक तो ये गर्मी की शिद्दत को भी कम महसूस होने देगी, दूसरा खून भी साफ़ करेगी, एक्नी के दाने भी ख़त्म करेगी। जैसे हमारे हाथ कहीं टेबल पे कहीं पे हम बैठे हैं, ऐसे हाथ हैं, ठीक है, वहाँ से हम हाथ उठा के यूं यूं करते हैं, कभी यूं यूं करते हैं, तो यहाँ से जरासीम उठा के हम अपने चेहरे पे लगा रहे हैं। तो ये चीज़ को अवॉइड कीजिए आप लोग। और एक फल मिलेगा आपको पंसारी की दुकान में, सख्त होगा काफ़ी, उसे माजू फल कहते हैं, माजू फल। अच्छा। उसे आप पीस लें या उसको रगड़ लें। रगड़ने के बाद जो उसका पाउडर सा बनेगा उसे आप पानी में थोड़ा सा गीला करें और अपने मुतासरा दाने के ऊपर लगा लें आप चेहरे पे। रात को सो जाएं, सुबह वो दाने गायब होगा। अच्छा, इतनी क्विक सर्विस है यानी वो उसकी। जो माजू फल है, माजू फल है, हाँ। उसको आपने रगड़ना है किसी पत्थर के ऊपर, हाँ। जो इसका पाउडर सा बनेगा, हाँ। वो आपने पानी में थोड़ा सा गीला करना है और अपने मुतासरा दानों के ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा लेना। अच्छा, अब ये एक्नी वाले हों या जैसे एक्नी वाली हो, पिंपल्स वाली हो, सब लगा सकते हैं। अच्छा, आप रात को लगाएं, सुबह उठेंगे आपका दाना गायब होगा। सही। अच्छा शाह भाई, जो ये टी वाइटनिंग है, मतलब यानी कि जो दांत साफ करने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं, स्केलिंग कराने जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, घर बैठे आप अपने दांतों को कैसे चमका सकते हैं? बहुत आसान है। आपने लेना है 50 ग्राम समुद्री झाग ले लें आप। अच्छा, 50 ग्राम समुद्री झाग लें, 50 ग्राम अनार के छिलके ले लें, 50 ग्राम अनार के छिलके, 50 ग्राम समुद्री झाग, 50 ग्राम काली मिर्च और इसके अंदर 50 ग्राम लाहौरी नमक, ये डाल के इनको बारीक पाउडर बना लें। हैवी मिक्सचर। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। ये काफ़ी अच्छा खासा बन जाएगा। हाँ। और फिर उसके बाद जो टूथपेस्ट कोई सा भी आप यूज़ करते हैं, आप थोड़ा सा ब्रश पे लगाएं, थोड़ा सा ये पाउडर लगाएं और इससे आप ब्रश करेंगे आप अच्छा, देखें टूथपेस्ट भी यूज कर रहे हैं इसके टूथपेस्ट भी, साथ? हाँ, जो पड़ा हुआ है घर पे, हाँ, सही। आप उसके साथ थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा पाउडर लगाएं, फिर उसके बाद आप इससे आप ब्रश करें। आप देखें दांतों की सफाई के लिए भी बहुत बेहतर है, दांतों की पिलाट भी ख़त्म करेगी, कि दांतों में गर्म ठंडा लगता हो या दांतों में से खून आता हो, ये उन सब के लिए बेहतर है। ये सब आप इसे यूज़ करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा मतलब लगा। चमकदार हो जाएंगे दांत। चमकदार भी हो जाएंगे, दूसरा दांत साफ भी होंगे इससे। अच्छा। और मुंह की स्मेल को भी ख़त्म करती है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है ना इस तरह के आ रहे होते हैं कि भाई ये बताएं कि जी दांत कैसे साफ़ किए जाएं। अच्छा, अब ये तो चले जी, ओवरऑल हमने बात कर ली। झाइयाँ, ये वो प्रॉब्लम है जो ख़वातीन का कांस्टेंट प्रॉब्लम होता है। किसी कोई एनीमिक होती है, किसी को खून की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, लेकिन फिर क्या होता है, समटाइम्स कुछ लोग सनबर्न, मतलब धूप में ज़्यादा जाने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज स्कूल जाने वाली लड़कियां हैं, स्पोर्ट्स में जो लोग बहुत ज़्यादा इन्हें, उनको टू टोन हो जाता है और वो झाइयाँ सी बन जाती हैं और फिर वो अलग से पैचेस बन रहे होते हैं ब्लैक ब्लैक। उसके लिए क्या हल है? देखो, 2 टोन को 1 टोन करने के लिए और कलर को साफ करने के लिए आपने लेना है गुले ख़त्मी। अभी मैंने जो दिखाया ये तुख्म ख़त्मी है। अच्छा, इसी के फूल आते हैं जिसे गुले ख़त्मी कहते हैं। अच्छा, गुले ख़त्मी 50 ग्राम, संदलवुड पाउडर यानी संदल की लकड़ी का पाउडर, ये भी 50 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 50 ग्राम, सफ़ेदा काशगरी 50 ग्राम। सही। इन तीनों चीज़ों को मिला के बारीक पाउडर बना लें आप। फिर जितना लगाना हो उतना आपने दूध में या अर्के गुलाब में पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं। अच्छा, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें सही। और हल्के हाथ से रब करें, सही। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें आप। हाँ। जो चीज़ 5 दिन में काम नहीं करे वो 5 साल ये में तो भी शाबाश नहीं हमेशा कहते हैं, करेगी। बिल्कुल। आप देखिएगा 5 दिन में आपकी ये झाइयाँ कितनी कम होती हैं। कम होती है, जहाँ ये चेहरा साफ होता जाए, जब मुकम्मल साफ हो जाए आप इसे रोक दीजिए। सही। अच्छा, एक बड़ा लेकिन आजकल, हाँ, बेटा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अच्छा, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें आप। जो पानी कम पीते हैं उनके चेहरे पे झाइयाँ ज़्यादा तंग करती हैं। हाँ, सही। अच्छा, एक और जो है वो मुझे पूछना था आपसे, ये मुझे बाकायदा तौर पर क्वेश्चन आया फेसबुक पे इनबॉक्स में कि ज़रूर पूछिएगा कि सुबह उठ के जो है इन्होंने लिखा था, जिन्होंने ये मैसेज भेजा था, उन्होंने कहा कि जी सुबह उठ के जो है वॉमिट आती है, उबकाई आती है, या मतलब सर दर्द भी फील होता है, तो ये क्यों होती है? बोझल तबीयत क्यों होती है? मतलब जब वो ब्रश करने जाते हैं तो उनको उल्टी या उबकाई आती है, तो क्या रीज़न? ये तेज़ाबियत की वजह से भी होती है, मैदे की वजह से भी होती है, जिसकी वजह से हेडेक भी फील होती है और दिल वॉमिट कर रहा होता है, उल्टी आ रही होती है।
तो ऐसी सूरत में आपने ना 4 दाने आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा जो बिरयानी में डालते हैं आप लोग, अच्छा। 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, इनको 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह के टाइम निहार पेट ऐसे जैसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें, बाकी चीज़ें फेंक दें। अच्छा। ये एक टाइम रोज़ाना करें, कम से कम 10-12 दिन करें आप। आप देखना फ़ायदा आपको पहले ही दिन होगा, वॉमिटिंग में कमी आना शुरू होगी, हेडेक में कमी आना, भूख बेहतर हो जाएगी, कुछ खाने को दिल भी करेगा आपका। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए, इसको रोक दें। ये मतलब बहुत बेहतरीन है। ये यरकान के असरात भी ख़त्म करती है। अच्छा। जिगर के लिए भी बहुत बेहतर है, मैदे के लिए भी बहुत बेहतर है। सही। हाँ, क्या खा सकते हैं आपने शॉर्टली बताना है कि लोगों को जो खाना हजम नहीं होता, अफारा होता है, पेट फूल जाता है, हाजमा सही नहीं है, मैदे में जलन भी होती है, तो आपने लेना सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं, खाना खाने के बाद 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ, फ़ायदा 10 मिनट में। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है और डाइजेशन आपने कहा बस जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई। देखिए, हर तरह की रेमेडी जो है वो शाह भाई हमें बताते हैं और आपने ज़रूर ये अप्लाई करनी है। ज़रूर अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है और फिर बताना है कि भाई आपको कितना फ़ायदा हुआ है। शाह भाई बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। चलिए जी, शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा ये बताइएगा सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस 10।